मैं रोशनी स्वागत करती हूँ हमारे सभी सुनने वालों का। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द हाउस ऑफ 1000 कैंडल्स के हिंदी अनुवाद का 7वां भाग। आज मैं आपको सुनाऊंगी अध्याय 20, 21, 22। जो हमारे इस नॉवल को पहली बार सुन रहे हैं उन श्रोताओं को मैं ये बता दूं कि ये कहानी लिखी गई थी मेरेडिथ निकल्सन के द्वारा तकरीबन 100 से ज़्यादा साल पहले। और ईमानदारी से बताऊं तो मैंने नहीं सोचा था कि ये श्रृंखला इतनी लंबी हो जाएगी। और अगर मैं पन्नों की गिनती को देखूं तो अभी भी मुझे तकरीबन 90 से पन्ने आपके लिए रिकॉर्ड करने हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का अध्याय नंबर 20, जिसका कि नाम है ट्रिपल अलायंस। लैरी ने मेरे साथ रहने से मना कर दिया और अपने लिए एक अलग कमरा चुना, जिसे बेट्स ने स्टोर में से सामान निकाल कर उसके लिए सेट किया। मुझे नहीं पता था कि बेट्स लैरी के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं या उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे दोस्त को एक मेहमान की तरह स्वीकार किया जो अनिश्चित काल तक यहाँ रहने वाला था। वह लैरी को दिलचस्पी देने वाला लग रहा था, जिसकी आंखें पूछताछ करने वाले आदमी का पीछा कर रही थी। जब हम घर के दौरे पर बेट्स के कमरे में गए तो लैरी ने एक छोटी सी शेल्फ पर रखी किताबों को एक सामान्य नज़र से नहीं बल्कि कुछ विचित्र तरीके से देखा। वहाँ ठीक 4 खंड थे। शेक्सपियर की कॉमेडीज, द फेरी क्वीन, स्टर्न की सेंटिमेंटल जर्नी और यीट्स की लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर। ये विचित्र सा आदमी है ना लैरी? मेरे दादा के अलावा इसे कोई भी नहीं खोज सकता था। उन्हें ये वर्मोंट में मिला था। मुझे लगता है कि इसकी एक आकांक्षा थी यंकी होने की, और यही इसके लिए जिम्मेदार है। लैरी ने संकीर्ण लोहे के बिस्तर के तकिए के नीचे से डबलिन फ्रीमैन जर्नल की एक प्रति निकालते हुए टिप्पणी की। ये थोड़ा अजीब है, मैंने कहा, लेकिन अगर आपको उसके तकिए के नीचे कोई यडिश अखबार या मिस्र का पपायरस मिले तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। और ना ही मुझे, लैरी ने कहा। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि दुनिया के इस हिस्से में किसी और शेल्फ पर किताबों का बिल्कुल वैसा संग्रह नहीं होगा, और कुछ भी नहीं। आप देखेंगे कि इनमें से हर खंड में एक बुक प्लेट थी और उसे सावधानी से खरोंच कर निकाला गया है। एक छोटी सी मेज पर कलम और स्याही तथा एक पुराना पोर्टफोलियो रखा हुआ था। उसे हमेशा मेल पहले मिलता है ना? लैरी ने पूछा। हाँ, ऐसा ही लगता है। और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसे अपने जीवन में कभी वर्मोंट से कोई पत्र नहीं आया। जब हम नीचे गए तो बेट्स लाइब्रेरी में लंगड़ाते हुए चल रहा था, पुस्तकालय को बहाल करने का प्रयास कर रहा था। बेट्स, मैंने उसे कहा, तुम एक बहुत जिज्ञासु व्यक्ति हो। जब से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे बारे में मैंने 1000 राय बनाई हैं और मैं अभी भी तुम्हें समझ नहीं पाया हूँ। वह अलमारियों से मुड़ा, मेरी तरफ देखा। उसके हाथ में एक विकृत पुस्तक थी। हाँ सर, आपके दादाजी का भी कुछ ऐसा ही विचार था। वे हमेशा कहते थे कि मैं उन्हें हैरान कर देता हूँ। लैरी उस व्यक्ति की पीठ के पीछे सुरक्षित मुस्कुराहट को छिपाने का कोई प्रयास नहीं कर रहा था। मैं कल रात घर की रक्षा करने के आपके वीरतापूर्ण प्रयासों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने अच्छा काम किया और मुझे ये स्वीकार करना चाहिए बेट्स कि मुझे नहीं लगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप में सही गुण हैं। मुझे केवल इस बात का अफसोस है कि आपके रिकॉर्ड में कुछ काले पन्ने हैं जिन्हें मैं कल रात के आपके मर्दाना आचरण से जोड़ नहीं सकता, लेकिन हम एक समझौते पर पहुंच सकते हैं। जी श्रीमान, जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझ पर सबसे ज़्यादा घिनौने हमले हुए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। मिस्टर ग्लेनम कभी नहीं चाहते थे कि मैं उनके घर में बैठूं और मुझे मार दिया जाए या लूट लिया जाए। वह अब तक के सबसे विनम्र व्यक्ति थे और मैं उनकी याद के लिए लड़ने जा रहा हूँ और उनकी संपत्ति को उन बदमाशों से बचाने जा रहा हूँ जिन्होंने मेरे खिलाफ ये साजिश रची है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे। हाँ मिस्टर ग्लेनम। मैं ध्यान से मेरी ओर देख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, शायद कमजोरी के कारण, क्योंकि वह निश्चित रूप से बीमार दिख रहा था। अब मैं तुम्हें विकल्प देता हूँ, या तो तुम मेरे और मेरे दादाजी के घर के प्रति वफादारी से खड़े रहो, या इन बदमाशों से मिल जाओ जिन्हें आर्थर पिकरिंग ने मुझे निकालने के लिए रखा है। मैं तुम्हें कोई रिश्वत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें मेरे साथ खड़े होने के लिए एक भी पैसा नहीं दूंगा, लेकिन मैं घर में किसी गद्दार को नहीं रख सकता। और अगर तुम मुझे या मेरी शर्तों को पसंद नहीं करते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अभी चले जाओ। वह जल्दी से सीधा हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और उसका चेहरा लाल हो गया। मैंने इससे पहले कभी भी ऐसा व्यवहार उसमें नहीं देखा था।
मिस्टर ग्लेनम, आपने मेरे साथ बहुत सख्ती बरती है। कई बार ऐसा हुआ है जब आपने मेरे साथ बहुत अन्याय भी किया है। अन्याय? हे भगवान, तुम मुझसे क्या उम्मीद करते हो कि मैं तुमसे कुछ लूं? क्या मुझे पता नहीं कि तुम पिकरिंग के साथ मिली भगत कर रहे थे? मैं जितना दिखता हूँ उतना मूर्ख नहीं हूँ, और चैपल पोर्च में पिकरिंग के साथ तुम्हारे साक्षात्कार के बाद तुम मुझे विश्वास नहीं दिला सकते कि तुम उस समय मेरे हितों के प्रति वफादार थे। मैं चौंक गया और आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा। इस समय चैपल पोर्च साक्षात्कार का उपयोग करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये मेरे अंदर से बेकाबू होकर बाहर निकल आया। मुझे लगता है सर, उसने टूटे स्वर में कहा, कि मैं आपको विश्वास नहीं दिला पाऊंगा कि उस अवसर पर मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते, और तुम्हारे लिए सुरक्षित है कि तुम कोशिश ना करो। लेकिन मैं कल रात तुम्हारे द्वारा किए गए काम के इनाम के रूप में ये सब भूलने को तैयार हूँ। अब अपना फैसला करो, यहाँ रहो और अपनी जासूसी बंद करो, या 1 घंटे के भीतर एनाडेल से निकल जाओ। वह मेरी ओर एक कदम बढ़ा। मेज हमारे बीच थी और वह काफी पास आ गया, लेकिन मुझसे कुछ दूर खड़ा रहा। इतना सीधा कि उसकी आकृति में कुछ सैनिक जैसा और आदेशात्मक भाव आ गया। भगवान की कसम, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा जॉन ग्लेनम, उसने कहा, और अपने मुट्ठीबंद हाथ से मेज पर जोर से मुक्का मारा। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया था, और मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे पर भी खून चढ़ रहा है जब हम एक दूसरे को देख रहे थे। वह बेट्स नौकर और मैं उसका मालिक। उसने हमेशा मुझे सम्मान के साथ सर कहकर संबोधित किया था, इसलिए उसकी वफादारी की घोषणा स्वतंत्रता के इतने ईमानदार और जोरदार अंदाज में और शपथ के बोल्ड जोर के साथ उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। चुप्पी को लैरी ने तोड़ा, जो आगे बढ़ा और बेट्स का हाथ पकड़ लिया। मैं भी बेट्स, मैंने कहा। मेरे दिल में इस भाड़े के आदमी की असली मर्दानगी के लिए प्यार और प्रशंसा की भावना उमड़ पड़ी। ये वह आदमी है जिस पर मैंने सबसे कुख्यात विश्वासघात का आरोप लगाया था। ये वह नौकर है जिसने इतनी विनम्र भावना के साथ मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखा था। सामने के दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ जोरदार थी और बेट्स बिना एक शब्द और कहे मुड़ गया और स्टोडेट को अंदर आने दिया, जो जल्दी से अंदर आया। मैरी क्रिसमस! उसके बड़े दिल से बोले गए शब्द उसके चेहरे पर दिख रही परेशानी से मेल नहीं खा रहे थे। मैंने उसे लैरी से मिलवाया और उसे बैठने के लिए कहा। कृपया इस अस्त व्यस्तता को क्षमा करें, हमने ये सब मजे के लिए नहीं किया। ये सेंटा क्लॉज की एक चाल थी। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा। तो तुमने भी इसे पकड़ लिया है ना? बिल्कुल। आप ये नहीं कहना चाहते कि उन्होंने चैपल पर छापा मारा है? मैं यही कहना चाहता हूँ। जब मैं अपनी सुबह की प्रार्थना के लिए चर्च गया तो मैंने पाया कि किसी ने आधा दर्जन जगहों पर दीवार की छत उखाड़ दी थी और वेदी को भी उखाड़ दिया था। ये सबसे अपमानजनक बात है जो मैंने कभी देखी है। आपने चर्च के चूहे की कहावत सुनी होगी कि गरीबी के बारे में क्या कहा जाता है। आपको क्या लगता है कोई भी किसी छोटे से देहाती चैपल पर छापा क्यों मारना चाहेगा? और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि चर्च की प्लेट को छुआ तक नहीं, हालांकि जिस कोठरी में उसे रखा गया था वह अस्त व्यस्त थी, मानो बदमाश किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे थे जो उन्हें नहीं मिली। स्टोडेट बहुत परेशान था और बढ़ते आक्रोश के साथ उसने उल्टे पुल्टे पुस्तकालय को दोबारा देखा। हम युद्ध परिषद के लिए एकत्रित हुए। ये मेरे पक्ष में एक नई भर्ती को भर्ती करने का अवसर था। लैरी के प्रवेश के कारण मैं पहले से ही मजबूत महसूस कर रहा था। बेट्स के बारे में मेरा दिमाग अभी भी सुन्न और भ्रमित था। लैरी, ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम श्री स्टोडेट के साथ मिलकर काम न करें, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे इस संघर्ष से प्रभावित हैं। हम उनके और स्कूल के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर कर सकते हैं, उन्हें ये बताकर जो हमें मालूम है, खासकर जब हम जानते हैं कि फर्ग्यूसन दुश्मन के साथ है। हाँ, निश्चित रूप से तुम सही कह रहे हो, लैरी ने कहा। वह हमेशा नए लोगों को स्पष्ट रूप से पसंद या नापसंद करता था, और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि उसने बड़े पादरी का सर्वेक्षण स्वीकृति के साथ किया। मैंने कहा, मैं शुरुआत से शुरू करूंगा और आपको पूरी कहानी बताऊंगा। जब मैंने उन्हें मॉर्गन के साथ अपने अनुभव चैपल क्रिप्ट में सुरंग के बारे में और अंत में रात के मामले और बेट्स के साथ हमारे साक्षात्कार के बारे में बताया तो वे अंत तक चुपचाप सुनते रहे। मुझे अपनी आंखें मलने और आप पर पेनी हॉरर पढ़ने का आरोप लगाने का मन कर रहा है, उन्होंने कहा। यह इंडियाना में 20वीं सदी की तरह नहीं लगता, लेकिन फर्ग्यूसन, तुम्हें उससे सावधान रहना होगा। और सिस्टर टेरेसा। धन्यवाद। फर्ग्यूसन चला गया बिना किसी सूचना दिए हुए।
उसने अपना सामान लिया और बिना किसी से कुछ कहे चला गया है। हम उससे फिर मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब सज्जनों, मेरा मानना है कि हम एक दूसरे को समझते हैं। मैं आप दोनों में से किसी को भी अपने निजी मामलों में शामिल करना नहीं चाहता। स्टोडर्ड हंसा। ग्लेनम, उस सुबह जल्दी ही उपसर्गों का उपयोग बंद हो गया था। अगर आपने मुझे इसके बारे में नहीं बताया होता तो मैं कभी इससे उबर नहीं पाता। क्यों? ये अच्छे पुराने दिनों का एक पन्ना है। मुझे आशीर्वाद दें। मैंने कभी आपके दादाजी की सराहना नहीं की। मुझे भागना चाहिए, मेरे पास एक और सेवा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सज्जन लोग दिन हो या रात मुझे किसी भी तरह के लिए मदद की ज़रूरत पे बुलाएंगे। कृपया मुझे मत भूलना। मेरे पास एक बार शॉट लगाने का रिकॉर्ड था। लैरी ने पूछा, क्यों ना हम अपने दोस्त को सुरंग के अंदर ले जाएं? मैं ये कहने में संकोच नहीं करूंगा कि मैं इसे देखने के लिए बहुत बेताब हूं। निश्चित रूप से। हम तहखाने में गए और लालटेन और मोमबत्ती के संग्रह को टटोला और मैंने वह सटीक स्थान दिखाया जहां मॉर्गन और मैंने अपनी रिवॉल्वर द्वंद्व युद्ध में भाग लिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तहखाने की प्लास्टर की गई दीवारों पर पिस्तौल की गोलियों के कट और निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अन्यथा मुझे डर है कि मेरी कहानी अविश्वसनीय कानों पर पड़ जाती। तहखाने में पत्थर के झूठे ब्लॉक पर मैंने जो मलबा जमा किया था वह वैसा ही पड़ा था जैसा मैंने छोड़ा था। लेकिन हम तीनों ने जल्दी से जाल को मुक्त कर दिया। इस चीज के हादसे ने मेरे नए सहयोगियों को मजबूती से पकड़ लिया और जब मैं मार्ग से हमें रोशन करने के लिए लालटेन ले रहा था, लैरी जाल के किनारे पर बैठ गया और जंगली आयरिश जिग के बारे में कुछ चिल्लाया। हम तुरंत आगे बढ़े और पाया कि मार्ग अपरिवर्तित था। जब ठंडी हवा हमारे ऊपर पड़ी तो मैं रुक गया। क्या आप सज्जनों को थोड़ा सा भी पता है कि आप कहाँ हैं? स्टोडर ने उत्तर दिया, मुझे कहना चाहिए कि हम स्कूल के मैदान के नीचे होंगे। हम बिल्कुल पत्थर की दीवार के नीचे हैं। गेट पर लगे ये ऊंचे खंबे मार्ग में ताज़ी हवा बनाए रखने की योजना है। आपके पास निश्चित रूप से सभी आधुनिक तरीके हैं, लैरी ने कहा, और मैंने उसे क्रिप्ट के दरवाजे तक पूरे रास्ते हंसते हुए सुना। जब मैंने पैनल को धक्का देकर खोला और हम तहखाने से बाहर निकले तो स्टोडर ने सीटी बजाई और लैरी ने धीरे से कुछ अपशब्द कहे। इस सुरंग को बनाने का कोई कारण होना चाहिए, पादरी ने कहा। आपको नहीं लगता क्या श्रीमान ग्लेनम ने सिर्फ मौज मस्ती के लिए गुप्त रास्ता बनाया था? आपका क्या कहना है? उसका जरूर कोई उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि जहां हम खड़े हैं वहां से 40 गज की दूरी पर मैं सोता हूं और मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन ऐसा लगता है कि अन्य लोगों को इसके बारे में पता है, लैरी ने कहा। निश्चित रूप से। ग्लेनम हाउस के निर्माण से पूरे ग्रामीण क्षेत्र की जिज्ञासा निस्संदेह जागृत हुई थी। ये तथ्य कि दूर दूर से कामगारों को लाया गया था अपने आप में दिलचस्पी जगाने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लगता है कि मॉर्गन ने बिना किसी परेशानी के मार्ग खोज लिया था। ज्यादा संभावना है कि ये फर्ग्यूसन था। वह चर्च का सेक्स्टन था और उसे जांच करने का मौका मिला था, स्टोडर ने कहा। और अब सज्जनों, मुझे चर्च की सेवा में जाना चाहिए। दिन खत्म होने से पहले मैं आपसे फिर मिलूंगा और इस बारे में हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, मैंने चेतावनी दी। मृत्यु तक नहीं। मेरा मानना है सभी परिस्थितियों में यही उचित अभिव्यक्ति है। और रेवरेंड पॉल स्टोडर हंसे, मेरा हाथ पकड़ा और चैपल के वेस्ट्री में चले गए। मैंने छत का दरवाज़ा बंद कर दिया और नक्शे को वापस उसके स्थान पर टांग दिया। हम छोटे से चैपल में गए और देखा कि वहाँ भक्तों का एक छोटा समूह इकट्ठा था। आसपास के खेतों से कुछ लोग, आधा दर्जन सिस्टर्स, चांसल और स्कूल के सेवकों के पास उदास होकर बैठी थी। स्टोडर चांसल में बाहर आया, वेदी की मोमबत्तियां जलाईं और बोलने लगा। मैं भूल गया था कि चर्च की सेवा कैसी होती है। और लैरी, मुझे यकीन था पिछली बार जब उसका परिवार उसे कोरल वेस्पस में ले गया था तब से वह चर्च में नहीं गया था। ये जानकर सुकून मिला कि ग्लेनम हाउस के पास कम से कम एक शांति की जगह तो थी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर उस समय मेरा मन भटक गया और मेरे विचार यादों के साथ लुका छिपी खेल रहे थे तो मुझे माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि यहीं पर सर्दियों की शाम में मैरियन डेवरिक्स ने अपने युवा दिल की आवाज़ को एक धुन में बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया था। मुझे खुशी थी कि ऑर्गन बंद था। अगर मैं उससे कोई ऐसा नोट सुनता जो उसके हाथों से नहीं निकला था तो मेरा दिल दुखी हो जाता। जब हम चर्च के बाहर बरामदे में आए और मैं सीढ़ियों पर खड़ा हुआ ताकि लैरी परिसर का निरीक्षण कर सके
तो भूरे वस्त्र पहने सिस्टर्स में से एक ने मेरा नाम पुकारा। ये सिस्टर टेरेसा थी। क्या आप 1 मिनट के लिए अंदर आ सकते हैं? उसने पूछा। मैंने कहा मैं जल्द ही वापस आता हूँ। वह मुझसे स्वागत कक्ष में मिली, जहाँ मेरी उनसे पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। क्रिसमस के दिन अपने मामलों को लेकर आपको परेशान करने के लिए मुझे खेद है, लेकिन मुझे मिस्टर पिकरिंग का एक पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि वह मिस्टर ग्लेनम की संपत्ति के साथ मेरे खाते को निपटाने के लिए मुकदमा दायर करने के लिए बाध्य होंगे। मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी स्थिति में मुकदमा करना असुविधाजनक है। ये स्कूल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। मिस्टर पिकरिंग ने बहुत ही अप्रिय तरीके से ये संकेत दिया है कि मैंने मिस्टर ग्लेनम पर अनुचित प्रभाव डाला है। आप समझ सकते हैं कि ये एक सुखद आरोप नहीं है। मैंने कहा, वह अपनी हदों को पार कर रहा है। वह मुझे दूसरों पर एक हद तक अधिकार देने का श्रेय देता है जिसके बारे में मुझे खेद है कि ये मेरे पास नहीं है। उदाहरण के लिए वह सोचता है कि मिस डेवरिक्स के प्रति उसके रवैये के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसा कुछ जिसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। मुझे खुशी है कि आपके मन में उसके प्रति कोई कटु भावना नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि श्री ग्लेनम ने अपनी वसीयत में उसका उल्लेख करना उचित समझा। इससे उसे बहुत बदनामी मिली है और निसंदेह कुछ लोगों के मन में ये धारणा मजबूत हुई है कि उसने और मैंने वास्तव में आपके दादा की संपत्ति को जितना संभव हो सके उतना हड़पने की साजिश रची थी। मेरे दादाजी से अधिक किसी को इस बात का अफसोस नहीं होगा, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। उनके मामलों में कई ऐसी बातें हैं जो समझ से परे हैं। ऐसा लगता नहीं कि उनके जैसे चतुर और दूसरों की भावनाओं के प्रति इतने विचारशील व्यक्ति ने अपने पीछे इतने सारे उलझे हुए मुद्दे छोड़े होंगे। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इन मामलों पर अपना पूरा ध्यान दे रहा हूं और मैं आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर ग्लेनम की इच्छा अनुसार जो कि यहाँ आपको साल भर रहने का प्रावधान है, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी। ये एक अजीब सा प्रावधान है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये इतना मुश्किल नहीं है। उसने प्रोत्साहन के ऐसे दयालु स्वर में बात की जिससे मुझे असहजता महसूस हुई और वसीयत के तहत अपना दावा पहले ही खो देने के कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी खूबसूरत ग्रे आंखों ने मुझे परेशान कर दिया। मुझे उसे धोखा देने का दिल नहीं था। मैंने कहा, मैंने वसीयत के तहत उत्तराधिकार प्राप्त करने का पहले ही असंभव बना दिया है। उसके चेहरे पर निराशा के भाव ने मुझे तीखी फटकार लगाई। मैं बहुत दुखी हूं ये सुनकर, मुझे बहुत खेद है, उसने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन ये आपने कैसे किया है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैं कल रात यहाँ से चला गया था। मैं मिस डेवेर्क से मिलने सिनसिनाटी गया था। वह उठ खड़ी हुई और मूक आश्चर्य से मुझे देखती रही और 1 मिनट तक व्यर्थ ही कुछ सोचने की कोशिश करने के बाद मैं वहां से बाहर निकल आया। दुनिया में स्पष्टीकरण से अधिक थकाने जैसा कोई काम नहीं है और मैंने अपने जीवन में कभी भी मुसीबतों के सागर में फंसे बिना स्पष्टीकरण देने का प्रयास नहीं किया है। तो श्रोताओं, यहाँ खत्म होता है अध्याय नंबर 20 और अब हम लोग पहुंच गए हैं अध्याय नंबर 21 पर, जिसका कि नाम है पिकरिंग द्वारा जारी किया गया नोटिस। अगली सुबह बेट्स ने मेरी प्लेट पर सिनसिनाटी का डाक टिकट लगा एक पत्र रखा। मैंने उसे खोला और लैरी को जोर से पढ़कर सुनाया। हेलोइस जहाज, 25 दिसंबर 1901, जॉन ग्लेनम एस्क, ग्लेनम हाउस, एनाडेल, वाबाना काउंटी, इंडियाना। प्रिय महोदय, मुझे अभी अभी एक विश्वसनीय स्रोत से पता चला है कि आपने पहले ही समझौते की शर्तों का उल्लंघन कर दिया है, जिसके तहत आपने एनाडेल के पास ग्लेनम हाउस के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति पर निवास किया था। जॉन मार्शल ग्लेनम की वसीयत के प्रावधान स्पष्ट हैं, जैसा कि आपने निसंदेह उन्हें स्वीकार करते समय समझा था, और आपकी अनुपस्थिति न केवल संपत्ति से बल्कि वबाना काउंटी से भी उत्तराधिकार के आपके अधिकार का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करती है। इसलिए मैं निष्पादक के रूप में आपसे मांग करता हूं कि आप उक्त संपत्ति को तुरंत खाली कर दें तथा इसे उसी अच्छी स्थिति में छोड़ दें जैसी कि ये आपको प्राप्त करते समय थी। आपका सच्चा मित्र आर्थर पिकरिंग, जॉन मार्शल ग्लेनम की संपत्ति के निष्पादक। वास्तव में यह आदमी शैतान है, लैरी ने अपना सिगरेट केस क्रूरतापूर्वक तोड़ते हुए कहा। उसे कैसे पता चला? मैंने बेरुखी से पूछा, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। क्या मैरियन डेवेरिक्स ने उसे बताया था? उसे और कैसे पता चल सकता था? शायद सितारों से? पूरे ब्रह्मांड ने निस्संदेह आपको अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उछलते कूदते देखा होगा। वाह ये औरतें!
मैं सोचता रहा और फिर बोला, लेकिन शायद ये बेट्स ने बताया होगा। फिर मैंने उसके जवाब का इंतज़ार नहीं किया। मैं सोचने या अच्छे बुरे के भेद करने के मूड में नहीं था। तभी बेट्स ताज़ा टोस्ट लेकर अंदर आया। बेट्स, मिस्टर पिकरिंग को पता चल गया है कि हम हमले की रात को घर में नहीं थे, यानी कि मैं, और यहाँ रहने के अपने समझौते को तोड़ने के कारण मुझे बाहर जाने का आदेश दे दिया गया है। आपको क्या लगता है उसे ये बात इतनी जल्दी कैसे पता चल गई? शायद मॉर्गन से। मुझे आज सुबह श्री पिकरिंग का पत्र मिला है। एक मिनट रुकिए सर। उसने मेरे सामने एक नोट रखा जिस पर मेरी ही तारीख लिखी थी। ये बेट्स को मेरी अनुपस्थिति की सूचना ना देने के लिए कड़ी फटकार थी और उसे 1 फरवरी को जाने के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया गया था। दुकानदारों के यहाँ अपना खाता बंद कर दो और मैं आने पर तुम्हारे बिलों का ऑडिट करूंगा। स्वर में निंदा और अवमानना थी। बेट्स पिकरिंग को संतुष्ट करने में असफल रहा था और उसे धुएं से भरे सिगार की तरह फेंक दिया गया था। बेट्स, उसने तुम्हें खर्च के लिए कितनी रकम दी थी? उसने अविचल भाव से मेरी दृष्टि का सामना किया। सर, उन्होंने मुझे वेतन के रूप में प्रति माह $50 दिए और अन्य खर्चों के लिए $75 दिए। लेकिन आपने उस भत्ते से अंग्रेजी तीतर और शैंपेन नहीं खरीदा। मैं कॉफ़ी की ट्रे उठाकर ले जा रहा था और उसकी नज़र खिड़कियों पर जा टिकी थी। बिल्कुल नहीं सर, आप खुद ही सोचिए। लेकिन मैं सोच ही तो नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में विचार आया कि श्री पिकरिंग ने मुझे ठीक से आपकी देखभाल करने का भत्ता नहीं दिया है, तो मैंने उसे बढ़ाना बेहतर समझा। ठीक है सर, मैंने संपत्ति के लिए एक छोटी सी राशि अग्रिम करने की स्वतंत्रता ली। जैसा कि आप कह सकते हैं, आपके दादाजी आपको भूखा तो नहीं मरने देते सर। वह जल्दी से चला गया, मानो अपने शब्दों के परिणाम से बचना चाहता हो। और जब मैं होश में आया तो लैरी उदास होकर अपने अजीब आयरिश देवताओं का आह्वान कर रहा था। लैरी डोनोवन, मुझे उस आदमी को मारने का 1 दर्जन बार मन हुआ है। ये मामला मेरे लिए बहुत जटिल है। काश मेरे दुखी दादाजी ने मेरे लिए कुछ आसान रास्ता छोड़ा होता। सोचो उस आदमी के बारे में, उसके साथ मेरे व्यवहार के बारे में। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं उसे कोसता और गाली देता रहता हूँ। बढ़िया स्कॉट। यार, मैं उसके इनाम का आनंद ले रहा हूँ, मैं उसके पैसे पर जी रहा हूँ और वह हमेशा मुझ पर भरोसा करता रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे दादाजी की याद में उसका कुत्ते जैसा समर्पण है। हे भगवान, अब मैं उस आदमी का दोबारा सामना नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तुम में कई बार समझदारी की कमी होती है। तुम्हारी बुद्धि पर बड़े बड़े दाग लगे हुए हैं। अब जबकि इस मामले में एक महिला शामिल है तो तुम पहले से भी कम समझदार हो गए हो। वाह ये औरतें! चलो, अभी हमें बहुत काम करना है। वाह ये औरतें! मेरे दिल ने उसके शब्दों को पकड़ लिया। मैं क्रोधित था और क्रोधित हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे पिकरिंग से दूर रखने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि उसने मुझे उसके पीछे चलने की हिम्मत दी थी। हमने उस रात युद्ध परिषद बुलाई ताकि हम पिकरिंग के पत्र के आलोक में मामले को देख सकें। मुझे जाने का आदेश देने में उनकी आश्वस्तता ने मेरे लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई को आवश्यक बना दिया था। मैंने स्टोडर्ट को हमारे सम्मेलन में बुलाया क्योंकि मुझे उनकी मित्रता पर पूरा भरोसा था। बेशक, चौड़े कंधों वाले पादरी ने कहा, यदि आप ये साबित कर सकें कि आपकी अनुपस्थिति बहुत गंभीर महत्व के काम से थी तो अदालतें ये मान सकती हैं कि आपने वास्तव में वसीयत का उल्लंघन नहीं किया है। लैरी ने छत की ओर देखा और धीरे धीरे धुएं के छल्ले उड़ाए। मैंने उनमें से किसी को भी अपनी अनुपस्थिति का कारण नहीं बताया था। मुझे पता था कि इस तरह के मामले में मुझे लैरी से बहुत कम सहानुभूति मिलेगी और इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी से भी मैरियन डेवरिक्स के बारे में चर्चा करूंगा तो मुसीबत हो जाएगी, इसलिए मैं उसका नाम लेने से भी कतराता था, हालांकि ये मेरे खून में बिगुल की आवाज़ की तरह गूंजता था। मैं हमेशा मेरे सामने रहती थी, युवाओं की मंत्र मुक्त आत्मा जो मेरे हर कदम से जुड़ी हुई थी। धरती, बर्फ से ढकी झील पर सूरज की हर किरण, सर्दियों के सूर्यास्त की हर शान, मेरे सारे अच्छे आवेग जो मैंने कभी दबा रखे थे उसके बारे में सोचकर फिर से जीवंत हो उठे। दिन भर की उलझनों के बीच में कभी कभी सोचने लगता था कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी, उसकी लड़कियों जैसी हंसी सुनी, या फिर उसे सीढ़ियों से नीचे आते देखा, या अपने सुनहरे तितलियों वाले पंखे की रोशनी में पकड़े हुए। वास्तव में मैं उसके बारे में बहुत कम जानता था। मैं उसे किसी घर से नहीं, सिर्फ झील पर पतझड़ के आखिरी झोंके
बर्फ से ढके जंगल, चैपल में ऑर्गन पर शाम के उस घंटे, आर्मस्ट्रॉन्ग के घर में बिताए उन पलों से जोड़ सकता था। मैं घंटे भर के कामों में दबाव से नाराज था और मदद के लिए वहां मौजूद अच्छे दोस्तों से अपनी उलझनों के बारे में बात करने की ज़रूरत से चिढ़ता था। मैं अकेला रहना चाहता था, उस मधुर मनोदशा को आगे बढ़ाना चाहता था जिसके बारे में सोचकर मुझे खुशी मिलती थी। मेरे मन में उसके और पिकरिंग के बीच मिलीभगत की किसी भी संभावना के बारे में जो संदेह पैदा हुआ, मैं धूप वाले घास के मैदान पर एक निगल के पंख की छाया की तरह अस्पष्ट और क्षणभंगुर था। आप अपनी अनुपस्थिति के तथ्य से लड़ने का इरादा नहीं रखते, है ना? लैरी ने लंबी चुप्पी के बाद पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने शांति से उत्तर दिया। पिकरिंग मेरे पीछे ही था और मेरी अनुपस्थिति यहाँ उसके आदमियों को पता थी और मेरे दादाजी के लिए उचित नहीं होगा, जिन्होंने कभी किसी पिस्सू को नुकसान नहीं पहुंचाया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस बारे में झूठ बोलना, इसके अलावा वे मुझे झूठी गवाही के लिए भी सजा दे सकते हैं। तो फिर हम जितनी जल्दी घेराबंदी के लिए तैयार हो जाएं, उतना ही बेहतर होगा। जैसा कि मैं आपके रवैये को समझता हूं, आप तब तक बाहर निकलने का प्रस्ताव नहीं रखते जब तक कि आपको पता ना चल जाए कि सिलर कहाँ छुपाया गया है। एक बहादुर सज्जन और क्षमाशील स्वभाव होने के नाते आप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो महिला अब इसकी हकदार हैं, उन्हें वह सब मिले जो उन्हें मिलना चाहिए था। और चूंकि आप निष्पादनकर्ता पर भरोसा नहीं करते हैं, उसी तरह जैसे एक सच्चा आयरिश व्यक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री के वादे पर भरोसा नहीं करता है, आप लूट की गिनती देखने के लिए खड़े रहने वाले हैं। क्या यह आपके इरादों का सही विश्लेषण है? ये मेरे विचारों के सबसे करीब है जो आप कह रहे हैं, लैरी डोनोवन। और अगर वह अधिकारियों के साथ आता है, शेरिफ और उस तरह के अन्य लोगों के साथ, तो हमें ऐसे आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए, पादरी ने बीच में कहा। शेरिफ और बाकी लोगों के लिए बहुत बुरा होगा, मैंने कहा। एक साहसी व्यक्ति की तरह कहा है आपने। और अब हमें तुरंत स्टॉक कर लेना चाहिए, नहीं तो हमारी आपूर्ति का स्रोत बंद हो जाएगा। ये एक सुनसान जगह है, यहाँ तक कि स्कूल बहुत दूर का पड़ोसी है। बेहतर होगा कि बेट्स को कल ही गांव की दुकानों पर छापा मारने दिया जाए। मैंने भूखा रहने की कोशिश की है और मैं इस अनुभव को दोहराना नहीं चाहता। और लैरी ने तंबाकू का जार उठाया। मैं कल्पना नहीं कर सकता, मैं वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता, पादरी ने शुरू किया, कि मिस डेवेरेक्स किसी भी तरह से इस संपत्ति के मामले में शामिल होना चाहेंगी। वास्तव में मैंने सिस्टर टेरेसा को भी यही कहते सुना है। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति एक युवा महिला को देने से रोकने का कोई तरीका नहीं है, जिसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, जो उससे कुछ भी नहीं चाहती है। वाह, ये औरतें! आजकल लोग पक्षियों को विरासत नहीं फेंकते। बेशक वह इसी से ले लेगी। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और मेरी नज़रों से मिली, जिसमें हम दोनों के रहस्य और आश्चर्य की एक झलक दिख रही थी। स्टोडर्ड अचानक आगे से मुड़ा। वह क्या है? ऊपर कोई है? लैरी पहले से ही हॉल की तरफ दौड़ रहा था और मैंने उसे बिल्ली की तरह सीढ़ियों से ऊपर आते हुए सुना, जबकि स्टोडर्ड और मैं उसके पीछे पीछे चल रहे थे। बेट्स कहाँ है? पादरी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, मैं आपके जवाब के लिए आपको ही धन्यवाद दूंगा। लैरी सीढ़ियों के शीर्ष पर खड़ा था, अपने सामने हाथ की दूरी पर एक मोमबत्ती पकड़े हुए इधर उधर देख रहा था। हम सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। यह आवाज़ें स्पष्ट थीं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने पहले भी कई बार सुनी थी, लेकिन कभी भी उनके स्रोत का पता नहीं चल सका था। शोर अचानक बंद हो गया, जिससे हमें उसके ठिकाने का कोई पता नहीं चला। मैं सीधे घर के पीछे गया और देखा कि बेट्स बर्तनों को पेंट्री में रख रहा था। मैंने पूछा, तुम कहाँ थे? यहीं सर, मैं डिनर का सामान साफ कर रहा हूँ मिस्टर ग्लेनम। कोई बात है क्या सर? कुछ नहीं, मैं भी पुस्तकालय में अन्य लोगों के साथ शामिल हो गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि यहाँ सामंती नकल भूतिया थी? लैरी ने दुखी स्वर से पूछा। इसे बस एक खुश मिजाज भूत की ज़रूरत थी और मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं रह गई है। मैं और भी खुश हूँ कि मैं यहाँ आया। ये कितनी बार चलता है? ये किसी तय समय पर नहीं चलता है। अभी शायद टावर में हवा चल रही है। हवा कभी कभी वहाँ अजीब शरारतें करती है। आपको इससे बेहतर सोचना होगा ग्लेनम, स्टोडर्ड ने कहा। बाहर ऐसा सन्नाटा है जैसे कोई देहाती कब्रिस्तान हो। केवल स्लाउथ सीधे परी पहाड़ियों के लोग दुनिया के सबसे खुश मिजाज भूत, लैरी ने कहा। बेशक आप असली सेक्सन लोग इस विचार को नहीं समझ सकते।
लेकिन छाया का पीछा किए बिना भी हमारे खतरों में पर्याप्त सार था। उस रात कुछ चीजों की योजना बनाई गई थी। हमने किसी भी अप्रत्याशितता को रोकने के लिए हर एहतियात बरतने का निश्चय किया और हमने दीवारों और फर्श की एक नई और व्यवस्थित ध्वनि का संकल्प किया। इस प्रक्रिया से छिपने के स्थानों को खोजने के लिए मॉर्गन और उनके सहयोगी द्वारा किए गए प्रयासों ने हमें काफी मदद की। पिकरिंग निस्संदेह जल्दी ही आ जाएगा और हम यथासंभव उसकी गतिविधियों का अनुमान लगाना चाहते थे। हमने दिन में मैदान की गश्त और रात में पहरा देने का भी फैसला किया। मेरा मानना है कि यह सुझाव स्टूडेंट की ओर से आया था, जिसकी मेरे मामलों में दिलचस्पी केवल उसके सुझावों की उर्वरता के बराबर थी। हम में से एक को रात में बाहर रहना चाहिए ताकि हमले की स्थिति में अलार्म बजाने के लिए तैयार रहें। बेट्स को बाकी लोगों के साथ अपनी बारी लेनी चाहिए। स्टूडेंट ने इस पर जोर दिया। लैरी ने ठीक कहा था। 2 दिनों के भीतर हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर थी। हमने मेरे शस्त्रागार में कुछ शॉटगन और कई रिवॉल्वर जोड़े और लाइब्रेरी की मेज पर कारतूस के डिब्बे जमा कर दिए। क्वार्टर मास्टर के रूप में काम कर रहे बेट्स ने कुछ वैगन लोड प्रावधान लाए। स्टोडर ने भारी छड़ियों का एक उल्लेखनीय संग्रह इकट्ठा किया। उसने कहा कि उन्हें बारूद की तुलना में उन पर अधिक भरोसा था और इसके अलावा उसने समझाया एक पुजारी उचित रूप से शस्त्र और हथियार इकट्ठे नहीं कर सकता। अब बड़े चूल्हे के इर्द गिर्द षड्यंत्रकारियों का एक हंसमुख समूह इकट्ठा हो गया था। लैरी, जो हमेशा बेचैन रहता था, एक तरफ खड़ा रहना पसंद करता था। कोहनी को मेंटल शेल्फ पर टिकाए मुंह में पाइप लिए और स्टोडर ने सबसे बड़ी कुर्सी की तलाश की और उस पर बैठ गया। वह और लैरी एक दूसरे को तुरंत समझ गए और लैरी की कहानियां, जो डबलिन में स्नातक के अनुभवों से लेकर अफ्रीका में रोमांच तक और हमेशा आयरिश पुलिस के साथ अंतहीन संघर्षों तक की विषय वस्तु पर आधारित थीं, बड़े बचकाने पादरी को प्रसन्न करती थीं। अक्सर किसी के नए विचार के सुझाव पर हम ग्लेनम पहेली की कुंजी की खोज में घर को फिर से खंगालने के लिए दौड़ पड़ते थे और हमेशा ही हम उस पहेली को सुलझाए बिना ही पुस्तकालय में वापस आ जाते थे। चलिए मित्रों, अब हम लोग आ गए हैं अध्याय नंबर 22, मैरियन डेवरिक्स की वापसी पर। और हम सब जानते हैं कि इससे तो हमारे जो मुख्य पात्र हैं जूनियर ग्लेनम, वो बहुत खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये अध्याय। सिस्टर टेरेसा चली गई हैं सर। बेट्स कुछ पत्र भेजने के लिए एनाडेल गए थे और जब वे अंदर आए तो मैं लाइब्रेरी की खिड़कियों से पार्क को देख रहा था। स्टोडर्ड पिछली रात निगरानी करने के बाद घर पर सो रहा था और लैरी घर में कहीं खजाने की खोज में गया हुआ था। मैं अपनी जांच में कोई प्रगति ना कर पाने के कारण निश्चित रूप से निराश महसूस कर रहा था और बेट्स की खबर में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, इसमें क्या है? मैंने बिना पलटे पूछा। कुछ नहीं सर, लेकिन मिस डेवरिक्स वापस आ गई हैं। दुष्ट! मैं मुड़ा और दरवाजे की ओर एकदम बढ़ गया। मैंने कहा मिस डेवरिक्स, उसने गरिमापूर्ण फटकार में दोहराया। वे आज सुबह आई थीं और सिस्टर तुरंत शिकागो चली गईं। सिस्टर टेरेसा खास तौर पर मिस डेवरिक्स पर निर्भर करती हैं, ऐसा मैंने सुना है। जब सिस्टर चली जाती हैं तो मिस डेवरिक्स पूरी तरह से कार्यभार संभाल लेती हैं। कुछ छात्र छुट्टियों के दौरान स्कूल में ही रहते हैं। ऐसा लगता है कि आज आप काफ़ी जानकारी लेकर आए हैं। मैंने अपनी टोपी और कोट की ओर एक और कदम बढ़ाते हुए कहा। और मुझे कुछ और भी पता लगा है सर। क्या? वे सभी एक साथ आए हैं सर। कौन आया है बताने का कष्ट करोगे बेट्स? वही सर, जो लोग मिस्टर पिकरिंग के साथ यात्रा कर रहे थे, वे उनके साथ वापस आ गए हैं और मिस डेवरिक्स सिंसिनाटी में उनके साथ आई हैं। ये मुझे गांव में पता चला और मिस्टर पिकरिंग भी यहीं रहने वाले हैं। पिकरिंग? वह भी वापस आया है? हाँ सर, थोड़ी देर के लिए झील के किनारे अपनी झोंपड़ी में रहने। कह रहे हैं कि वे अपने काम से बहुत थक गए हैं और शांति चाहते हैं। बाकी लोग तो कार से न्यूयॉर्क वापस चले गए। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि उसने सर्दियों के बीचों बीच एक ग्रीष्मकालीन कॉटेज में रहने का निर्णय किया है? मैं इस खबर से काफ़ी उदास हो चुका था। मैरियन डेवरिक्स आर्थर पिकरिंग के साथ एनाडेल वापस आ गई थी। इस चौंकाने वाली खबर से मेरा उस पर भरोसा टूट गया था। अब वह मेरे दादा की संपत्ति की हकदार थी और उसने बिना समय गंवाए वापस आना ठीक समझा। जैसे ही उसने और पिकरिंग ने आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पर एनाडेल से मेरे भागने के बारे में चर्चा की।
उसकी वापसी का कोई और मतलब नहीं हो सकता था सिवाय इसके कि उनके बीच एक मजबूत रिश्ता था, और अब उसे तब तक जमीन पर रहना था जब तक कि मुझे बेदखल न कर दिया जाए और उसके अधिकार स्थापित न हो जाएं। उसने मुझे अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित किया था और आर्मस्ट्रॉन्ग के घर पर उस चोरी किए गए साक्षात्कार ने मेरी जब्ती को सील कर दिया था। ये एक काला रिकॉर्ड था और इसके बारे में सोचकर मुझे खुद और दुनिया के खिलाफ और गुस्सा आ गया। मिस्टर डोनोवन से कहो कि मैं सेंट अगाथा चला गया हूँ, मैंने कहा, और मैं जल्द ही स्कूल की ओर बढ़ गया। एक सिस्टर ने मुझे अंदर आने दिया। मैंने इमारत में कहीं एक पियानो की आवाज़ सुनी और मैंने पियानो के आविष्कारक को भयानक यातना में डाल दिया, क्योंकि तराजू को कुंजियों के ऊपर और नीचे अंतहीन रूप से पीछा किया जा रहा था। हॉल से गुजरने वाली दो लड़कियां एक किताब की तलाश का बहाना करके अंदर आईं और दबी हुई हंसी के साथ इसे ना पाने पर अपनी असमर्थता पर चिल्लाईं। पियानो पर तेज आवाज जारी रही और मैं अंतहीन समय तक इंतजार करता रहा। अंधेरा होने लगा था और एक नौकरानी ने तेल के दिए जलाए। मैंने मेज से एक किताब उठाई। ये बेनवेन्यूटो सेलेनी की जीवनी थी और किताब के पहले पन्ने पर मैरियन डेवरिक्स लिखा था, निश्चित रूप से उसी हाथ से जिसने ओलिविया के प्रदर्शन के लिए माफीनामा लिखा था। मैंने हस्ताक्षर की स्पष्ट प्रवाह रेखाओं में, उनकी अतिशयता की कमी में, उसकी अपनी सहजता, अनुग्रह और आकर्षण देखा, और जिस गहरे स्ट्रोक के साथ एक्स को पार किया गया था, मुझे एक चुनौती महसूस हुई। एक बार जब उसने वचन दिया तो परिणामों का पालन करने की तत्परता। फिर उसके बारे में अच्छा सोचने की मेरी अपनी प्रवृत्ति ने मुझे क्रोधित कर दिया। ये केवल एक सुंदर कायरोग्राफी थी और मैंने उसे छोड़ दिया। जब मैंने उसकी दहलीज पर कदम रखने की आवाज़ सुनी तो मैं अधीरता से किताब पढ़ने लगा। मुझे खेद है कि मैंने आपको इंतज़ार करवाया मिस्टर ग्लेनम, लेकिन इस समय मैं बहुत व्यस्त होती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक आपको नहीं रोकूंगा। मैं अभी आया। मैं झिझका नहीं, ये जानते हुए कि मैं क्यों आया था। मैं खुले दरवाजे के पास एक कुर्सी पर बैठी और ध्यान से आगे झुकी, जो मुझे बेचैन कर रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे, शायद सिस्टर्स के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। मुझे अचानक वहाँ बैठे बैठे पुरानी ओलिविया आर्मस्ट्रॉन्ग या मैरियन डेवरिक्स, क्या कहूँ जानता नहीं, उसकी याद आ गई, जिसने मुझे चौंका ही नहीं बल्कि विचलित भी कर दिया। चुप्पी असहनीय हो गई। मैं मेरे बोलने का इंतजार कर रही थी और मैंने अचानक कहा, शायद यहाँ संपत्ति का प्रभार लेने के लिए आई हैं। क्या आप लेने के लिए आए हैं? उसने पूछा। और आप मामले को सुलझाने के लिए निष्पादक को साथ लाई हैं। मुझे देखकर खुशी हुई कि आपने बिना समय गंवाए सारे काम कर लिए। ओह, उसने धीरे से कहा, जैसे कि उसे वह नोट ढूंढने में कठिनाई हो रही हो जिससे मैं बातचीत शुरू करना चाहता था। उसकी शांति पागल कर देने वाली थी। मुझे लगता है कि जब तुमने मुझे वादा तोड़ने के लिए बहकाया था, जब मैं फंस गया था, पराजित हो गया था, तब तुमने नीली चिड़िया का इंतजार करना नासमझी समझा था। कुर्सी की बांह पर उसकी कोहनी टिकी हुई थी। उसका हाथ उसके गाल पर टिका हुआ था। उसके बालों में सुनहरी रोशनी चमक रही थी। उसकी आंखें मेरी ओर पूछती हुई, शोकाकुल, जैसा मैंने उन्हें देखा था, कहाँ, एक बार पहले। उस पल, उस विचार ने मेरा दिल उछाल दिया। मुझे कुछ पुरानी बात याद आ गई। मैंने कहा, मैं पहले कभी इतना क्रोधित नहीं हुआ था। अच्छा, क्या बात है? उसने कहा और व्यंग्यात्मक ढंग से अपना सिर हिलाया। तुम शेरी के यहाँ थी। तुम पिकरिंग के साथ थी। तुमने अपना पंखा गिरा दिया और उसने उसे उठा लिया, और तुम एक पल के लिए मेरी ओर मुड़ी। तुम उस रात काले रंग के कपड़े पहने हुए थी। ये तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों में दिख रही नाखुशी थी जिसने मुझे याद दिलाया। मैं उस स्मृति पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, उसे ठीक करने और स्थापित करने के लिए उत्सुक। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये शेरी के यहाँ हुआ था। मैंने उस समय काले कपड़े पहने हुए थे। उस रात कई चीज़ों ने मुझे दुखी कर दिया था। उसका माथा थोड़ा सिकुड़ गया और उसने अपने होंठ भींच लिए। मुझे लगता है तब भी साजिश पूरी तरह से तैयार की गई थी। मैंने ताना मारते हुए कहा, शायद थोड़ा हंसते हुए, और उसे घायल करने की इच्छा रखते हुए, उससे बदला लेने के लिए। वह उठी और अपनी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। उसका एक हाथ कुर्सी पर टिका हुआ था। मैंने उसका सामना किया। उसकी आंखों में समुद्र की तरह गहराई थी। वह बहुत धीरे बोल रही थी। मिस्टर ग्लेनम, क्या आपको ये बात समझ में आई कि जब मैंने वहाँ पार्क में आपसे बात की थी, जब मैंने
आपको एक ऐसे घर में स्वागत करने में अप्रिय गपशप का जोखिम उठाया था जहां आपको रहने का कोई संभावित अधिकार नहीं था। तो मैं किसी चीज़ पर भरोसा कर रही थी, मूर्खतापूर्ण और बेवकूफ़ी से, फिर भी उस पर भरोसा कर रही थी। मैंने जवाब दिया, आपने शायद सोचा होगा कि मैं मूर्ख हूँ। नहीं, मैं थोड़ा मुस्कुराई। मैंने सोचा, मुझे लगता है कि मैंने तुमसे पहले भी ये कहा है, तुम एक सज्जन व्यक्ति हो। मैंने वास्तव में ऐसा कहा था मिस्टर ग्लेनम। मुझे खुद को सही ठहराने के लिए कहना चाहिए। मैंने तुम्हारी शिष्टता पर भरोसा किया। मैंने ये भी सोचा, जब मैंने ओलिविया बनकर तुम्हारे साथ ये खेल खेला तो तुम में सम्मान की भावना थी, लेकिन ना तो तुम शिष्ट हो और ना ही तुम एक सज्जन पुरुष हो। मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश करी ताकि तुम खुद को वैसा साबित करो जैसा कि तुम्हारे दादाजी चाहते थे। और अब जब तुम मेरे पास बहुत ही खराब मूड में आए हो, मुझे सच में लगता है कि तुम मेरा अपमान करना चाहते हो मिस्टर ग्लेनम, अगर तुम कर सको तो। लेकिन पिकरिंग, तुम तो उसके साथ वापस आई हो। वह यहीं है और यहीं रहेगा। और अब जब ये संपत्ति तुम्हारी है तो हमें दुश्मनी के अलावा किसी और चीज़ का दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई वजह है। जब तुम और आर्थर पिकरिंग एक साथ खड़े होगे तो मैं बैरिकेड की दूसरी तरफ चला जाऊंगा। मुझे लगता है कि शिष्टाचार के नाते मुझे वहां से निकल जाना चाहिए ताकि आप युद्ध की लूट का मजा तुरंत ले सकें। मुझे लगता है कि इस स्थिति में आपको एक कारक के रूप में खत्म करना बहुत मुश्किल नहीं होगा, उसने ठंडे स्वर से टिप्पणी की। और मुझे लगता है कि पिकरिंग के सहयोगियों के असफल प्रयासों के बाद मुझे मार डालने के लिए एक हल्के तरीके से कोई स्वाभाविक रूप से मुझसे अपेक्षा करेगा कि मैं शांत होकर बैठ जाऊं और पीठ में गोली लगने का इंतजार करूं। चलिए, यही ठीक है। आप श्री पिकरिंग से कह सकती हैं कि मैं खुद को आपकी दया पर छोड़ता हूँ। मेरे पास इस घर के अलावा और कोई जगह नहीं है और मैं विनती करता हूँ कि मुझे तब तक रहने दिया जाए, कम से कम जब तक कि नीली चिड़ियाँ ना आ जाएं। मुझे उम्मीद है कि ये संदेश पहुँचाने में आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। मुझे आपकी इस अनिच्छा से सहानुभूति है कि आप खुद ही ये बात कह रहे हैं, उसने कहा। क्या आप बस यही कहने आए हैं? मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम घर और उसकी भयानक दीवारों में मौजूद हर चीज़ ले सकती हो। मैंने झपट्टा मारा। तुम्हें ये बताने आया था कि कुछ स्थितियों के लिए मेरी बहादुरी ही काफ़ी है और मैं किसी महिला से लड़ने का इरादा नहीं रखता। मैंने तुम्हारी विरासत के त्याग को काफ़ी हद तक स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब कृपया मेरा विश्वास करो, ये कल तुम्हारा होगा। जब भी तुम मुझसे कहोगी, मैं तुम्हें घर का स्वामित्व दे दूंगा, लेकिन आर्थर पिकरिंग को कभी नहीं। उसके और उसके खजाना शिकारियों और हथियारों के खिलाफ मैं 1 दर्जन साल तक टिक सकता हूँ। बहुत बढ़िया कहा मिस्टर ग्लेनम, आपका चरित्र वाकई सराहनीय है, हालांकि थोड़ा जटिल भी है। मैंने कहा, मेरा चरित्र मेरा अपना है, चाहे वह कुछ भी हो। मुझे इस बहस का विषय नहीं कहना चाहिए, उसने जवाब दिया। और मुझे देखकर गुस्सा आया कि जिस खुशी से मैं उससे प्यार करता था, वह अचानक इतनी घृणास्पद कैसे हो गई। वह आधी दूर हो गई ताकि मैं उसका चेहरा ना देख सकूं। ये विचार कि उसे किसी भी तरह से पिकरिंग का सामना करना चाहिए मुझे ईर्ष्या और क्रोध से भर गया। मिस्टर ग्लेनम, आप वही हैं जिसे मैंने हार मानने वाला कहा है, जिसे आम अमेरिकी भाषा में हार मानने वाला कहा जाता है। आज दोपहर यहाँ आपको शेखी भगारना आपकी विफलता के तथ्य को शायद ही छिपा सके। आप अपना वादा निभाने में असमर्थ हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप वाकई सिस्टर टेरेसा की कुछ मदद करेंगे। आपने उन्हें पूरी तरह धोखा दिया। आज जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि वे आपके बारे में अच्छा सोचती हैं। उन्हें वाकई लगता है कि उनकी किस्मत आपके हाथों में सुरक्षित है, लेकिन बेशक अब ये सब अतीत की बात हो गई है। उसकी आवाज़ ठंडी उदासीनता से सबसे गंभीर तिरस्कार में बदल गई, जिसने मुझे अपनी मूर्खता के लिए आत्मदया में डुबो दिया। मेरा गुस्सा उसके खिलाफ नहीं था, बल्कि पिकरिंग के खिलाफ था, जिसने, मैंने खुद को समझा लिया था, हमेशा मेरा रास्ता रोका था। वह आगे कहती रही, आप मुझे बहुत विस्मित करते हैं, मिस्टर पिकरिंग से ज़्यादा, लेकिन वो आपसे कहीं बेहतर हैं, यहाँ तक कि हास्य में भी। वह मुझे इतनी जल्दी, इतनी कोमलता से छोड़कर चली गई कि मैं एक मूर्ख की तरह उस स्थान को देखता रहा जहाँ मैं खड़ी थी, और फिर मैं क्रोधित, शर्मिंदा और हताश होकर ग्लेनम हाउस वापस चला गया। जब हम रात्रि भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, तब मैंने लैरी को उसके साथ अपने परिचय के बारे में पूरी सच्चाई बता दी, कुछ भी नहीं छिपाया। यहाँ तक कि अपने आचरण को भी यथासंभव गलत बताने में मुझे खुशी हो रही थी। आपको शायद वह याद हो, मैंने निष्कर्ष निकाला। वह वही लड़की थी जिसे हमने शैरी के यहाँ उस रात देखा था जब हम वहाँ खाना खा रहे थे। वह पिकरिंग के साथ थी
और आपने उसे देखा। जब मैं बाहर गई तो उसके बारे में बात की। वह छोटी लड़की जो इतनी ऊबी हुई या थकी हुई लग रही थी। भगवान मुझे बचाए, क्यों उसकी आंखें मुझे कई दिनों तक परेशान करती रहीं। हे भगवान, क्या तुम ये कहना चाहते हो? उसके चेहरे पर घोर उपेक्षा का भाव उभर आया और उसने मुझे घृणा भरी नजरों से देखा। बेशक, मैं यही कह रहा हूं, मैंने उस पर गरजते हुए कहा। उसने अपने मुंह से पाइप निकाली, तंबाकू को कटोरे में जोर से दबाया और तब तक लगातार गैलिक भाषा में गालियां देता रहा जब तक कि मैं उसका गला घूंटने को तैयार नहीं हो गया। रुको, मैंने चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मुझे मदद मिलेगी? और तुम्हारी बदमाश आयरिश बोली में गाली देना? मैं थोड़ी एंग्लो सैक्सन सहानुभूति चाहता था, मूर्ख। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम लड़की के खिलाफ अपने कुख्यात देवताओं को बुलाओ। हिंसा मत करो बेटा, हिंसा निंदनीय है, उसने पागलपन भरी मिठास और धैर्य के साथ चेतावनी दी। मैं जो बात तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था वह ये तथ्य था जो वर्षों के परिचय के माध्यम से मुझे समझ में आया था कि तुम, हिम्मत से कहो मेरे बेटे, हिम्मत से कहो, एक बहुत ही बड़े मूर्ख हो। उसने आर की मधुर ध्वनि बटेरों के झुंड की ओर बढ़ती हुई ध्वनि की तरह थी। डिनर परोस दिया गया है, बेट्स ने घोषणा की और लैरी ने आगे बढ़कर एक आयरिश प्रेम गीत का उपहास उड़ाया। तो दोस्तों, आज की हमारी मुलाकात यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे मिलूंगी इस कहानी का 8वां भाग लेकर, और मैं आशा करती हूँ कि शायद अगले 3 या 4 कड़ियों में हम अपना ये नॉवल ख़त्म कर पाएंगे। चलिए, मिलती हूँ जल्द ही, तब तक जुड़े रहिए।